तो चलिए अब नेक्स्ट सम है हमारा reduced Ohm's law using the concept of drift velocity। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लगभग 14, 17, 22, 14, 13, 12, 19 और फिर 2023, 16 मतलब ऑलमोस्ट पूछा ही जा रहा है इन वन फॉर्म और अनदर। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है जो हम करेंगे, चाहे किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम बन जाएगा। बस आपने देख लेना है कि कोई जो इसके बारे में बिल्कुल पूछा ही नहीं गया है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, बाकी आपको लिखना होगा। इसमें एक ये जो एप्लीकेशन बेस्ड है कि व्हाई alloys like costanum and मैग्नीन आर यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, ये जो हम पूरा डेरिवेशन और इसके बारे में पढ़ेंगे उसके बेस के ऊपर एक ही एप्लीकेशन है, उसको भी हम आंसर इजीली कर पाएंगे कि आखिरकार हम क्यों स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स में जो ये यूज करते हैं वो अलॉयज कॉस्टेनन और मैग्नीन के ही क्यों होते हैं। तो चलिए इसके लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे ये हमें देखना होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो आपकी क्लासिकल डेफिनेशन है ओम्स लॉ की वो है V इक्वल टू आई आर, दैट इज वोल्टेज is proportional to current, and the ratio of V and I is always R, which is the resistance of the circuit। तो ये जो है स्टेटमेंट वो क्लासिकल स्टेटमेंट है ओम्स लॉ की। अब इस स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में, और इसको कैसे कीजिएगा आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने V इक्वल टू आई आर लेना है, फिर जो रेजिस्टेंस in terms of resistivity, length of the conductor, area of cross section of the conductor में जो रिलेशन होता है R is equal to rho L by A, इसका हम यूज करेंगे। ये वैल्यू R की आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका V की वैल्यू हो जाएगी I rho L by A। Now we know that what is current density? Current density is the current per unit area where it is taken normal to the current is called current density and is denoted by J। इसको J सिंबल से शो करते हैं एंड दैट इज करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिससे कोई कंडक्टर है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल रहती है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए। अगर ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो करेगा उसको करंट डेंसिटी कहते हैं। तो इसके यूनिट बन जाते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो यहां पर जो हमने फाइंड आउट अभी किया था वी की वैल्यू, इसमें आप देख सकते हैं आई बाई ए है, आई बाई ए विच इज जे। तो आई बाई ए को आप जे पुट कर सकते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी जे रो एल। नाउ what you have to do, that is our basic definition of basic relation of electric field and potential, that is V is equal to A into D, and in our case V is L, तो ये बन जाएगा V equal to EL। तो हम V की जगह EL रख सकते हैं और ये एज इट इज आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें L और L जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E equal to J rho, as electric field is also a vector, J current density is also a vector. So you have converted the basic classical definition of Ohm's law into this form, into the vector form.
So this is your Ohm's law in vector form. Further, you can write G from here. You can write G as E over rho. And we know that rho is resistivity. And 1 by rho sigma equal to conductivity. So we can put this 1 by rho as sigma. Like this, it can be written like this. So this is another form of Ohm's law in vector form. तो आपने दो डेफिनेशन, दो एक्सप्रेशंस जो हैं ड्राइव की, Ohm's law की, एक इस फॉर्म में और एक इस फॉर्म में. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर Ohm's law in vector form. In terms of current density, in terms of your conductivity, in terms of resistivity, तो जैसा भी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम इसको कर सकते हैं. Now very important as yes, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि conductivity को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. Conductivity is reciprocal of resistivity and units are per ohm per meter. Now let us move to the next topic that is part of this question, definition of drift velocity and its derivation. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक कोई हाईवे है और उस पर बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं. बहुत सारे व्हीकल्स किसी हाईवे के ऊपर मूव कर रहे हैं. तो अगर ये सब व्हीकल्स स्पीड डायरेक्शन में मूव करें, सीधी सब मूव करें, तो कोलिजन्स के चांसेस, आपस में टकराने के चांस कम हो जाएंगे. और अगर इन सब की वेलोसिटी भी सेम हो तब भी इनके आपस में कोलिजन के चांस बहुत कम होंगे. लेकिन क्या हो कि इस हाईवे के ऊपर जो ये व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, अगर ये रैंडम डायरेक्शंस में कहीं भी मूव करने लग जाए तो आप देखिए कि कितने सारे कोलिजन्स यहाँ पर होने वाले हैं. और जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो उन व्हीकल्स की कितनी रिड्यूस हो जाएगी. और बिल्कुल ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी वायर में, किसी कंडक्टर में, जब करंट फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी जब मूव करते हैं, they also moves in random directions and जब वो रैंडम डायरेक्शन से मूव करेंगे तो आपस में कोलाइड करते हैं. तो इन कोलिजन्स के कारण जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. अब सपोज करो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कोलिजन नहीं हुआ और ए और बी के बीच में जो टाइम इसने व्यतीत किया है, जो बिताया है, वो विदाउट एनी कोलिजन है. और ऐसे बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे हैं और ये टाइम बहुत सारे कोलिजन्स का डिफरेंट हो सकता है. तो इन सब कोलिजन्स का एक एवरेज टाइम अगर हम फाइंड आउट कर लें और तो और इसमें जब पॉइंट ए से बी तक कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कंडक्टर में, तो जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो मूव कर रहा है, दैट इज गिवन बाय क्यू इनटू ई. और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई. तो ये फोर्स इस पे लगेगा. और जब हमें फोर्स मालूम हो तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्सेलरेशन होता है एफ बाई एम. तो माइनस ई ई ओवर एम जो होगा, ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स पर एक्ट करेगा. तो अगर हमें एक्सेलरेशन मालूम हो और कोलिजन्स जब हुए इनके बीच में टाइम मालूम हो तो हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं. वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम. तो ये वेलोसिटीज भी बहुत सारे कोलिजन्स की बहुत सारी अलग अलग होगी क्योंकि डिफरेंट टाइम्स यहाँ पर लग रहे हैं. तो डिफरेंट वेलोसिटीज यहाँ पर आएगी ड्यू टू डिफरेंट टाइम्स. तो अगर हम इन सभी वेलोसिटीज की एवरेज लें तो वो एवरेज वेलोसिटी जो होगी इन्हीं दो कोलिजन्स के बीच में, उसको हम drift velocity बोलते हैं. That is called drift because electron is drifting in the conductor after suffering so many collisions and it has some average velocity between the collisions. So that is called its drift velocity. And that average time जो है collisions के बीच में बहुत सारे different times हैं, लेकिन
अगर उन several times का कोलिजन्स के बीच में टाइम्स का जो एवरेज ले तो उसको हम टाउ या टी एवरेज बोल सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो इसमें व्हाट इज द कंक्लूजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स था, फोर्स के कारण जो है उसमें एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन से जो है उसमें वेलोसिटी आई। टाइम टी जो है कोलिजन्स के बीच में है, तो हम वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, और फिर उन वेलोसिटीज का जब एवरेज लेंगे, क्योंकि हम एवरेज कैसे आएगा वेलोसिटीज का, क्योंकि हम टाइम का एवरेज लेंगे। जब टाइम का एवरेज हम ले लेंगे तो जो वेलोसिटी होगी उसको हम जनरल वेलोसिटी ना कह के ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो ये इसमें एक सिंपल सा आपने कंसेप्चुलाइज करना है इसको। तो ये स्टेप्स आपने देख लिए कि फोर्स इतना है, ये एक्सेलरेशन हो गया, हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर दिया, और टाइम का एवरेज यहाँ पर ले लिया। जब टाइम का एवरेज ले लिया तो v को हम लिखेंगे वी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd equal to minus t upon m into tau, where tau is your average time और relaxation time। तो आप देख लीजिए, relaxation time जो है इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे कहेंगे, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो vd है ये प्रोपोर्शनल है relaxation time के। if relaxation time is high, then vd will be high, and if relaxation time is low, then vd will also be low। तो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे, जो कि है व्हाट इज एक्चुअली vd इज, और इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू क्या होती है। इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी इवन इसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आइए हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। तो इसको समझने से पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वायर है। ये मैंने एक वायर को यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो स्मॉल डॉट्स हैं, जितने मैंने यहाँ पर ये स्मॉल डॉट्स बनाया हूं मैं, ऑल दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल कंडक्टर। और ये जो मैंने इसके अंदर आयंस को, मेटल आयंस को ड्रॉ कर रहा हूं, दे आर फिक्स्ड इन द लैटिस ऑफ द मेटल। ये यहाँ पर फिक्स्ड है, मेटल आयंस है। तो ये इस तरह से पूरी वायर में हम शो कर सकते हैं। अब एक्चुअल में इस वायर को हम किसी सर्किट में लगाना है और इसमें से करंट को फ्लो कराना है। तो हम क्या करते हैं, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं किसी स्विच के थ्रू। जैसे हम इसमें बैटरी से कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स इसमें इंस्टेंटली हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई को सेटअप कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो ट्रेवल करता है, ट्रेवल्स विथ नियरली स्पीड ऑफ लाइट। वो स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करता है। और आपने पढ़ा भी है, अगर हम वी सिग्नल मतलब हम इसको सिग्नल कहें, तो ये ट्रेवल करता है 1 बाई म्यू एप्सिलॉन। म्यू इज द परमिबिलिटी एंड एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और अगर ये वैक्यूम हो, आप जानते हैं ये नियरली सी के बराबर आता है, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁵ एंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर है, तो ये नियरली आता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सिग्नल की स्पीड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम कहेंगे F = QE। ये फोर्स जब हर एक इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि ये पूरी वायर में एकदम से सेटअप हो गया है, और हर एक इलेक्ट्रॉन जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो पहले से ही इसमें मौजूद है, और उन सब के ऊपर ये फोर्स F QE इंस्टेंटली लग जाएगा। जैसे ही इंस्टेंटली ये फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो स्टैटिक नहीं थे, वो थर्मल मोशन उनमें थी। उनमें अपने आप इंडिविजुअल मोशन जो थी वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड थी, जो कि इसकी थर्मल मोशन हम कहते हैं। इसको आप रिलेट कर सकते हैं जैसे
कार जा रही है किसी हाईवे के ऊपर और उनकी इंडिविजुअल जो उनके स्पीडोमीटर में जो रीडिंग आ रही है वो 10⁻5 मीटर पर सेकंड टू 10⁻6 मीटर पर सेकंड है, पर they are suffering huge number of collisions with the metal ions and here and there, तो ये बिलियंस ऑफ जो collisions हो रहे हैं। तो ये पूरे की पूरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एवरेज वेलोसिटी जो निकल कर आती है वो इतनी नहीं होती, वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, दैट इज नियरली 10⁻4 मीटर पर सेकेंड टू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। और आप अंदाजा लगाइए कि ये इतनी कम स्पीड है कि जो एक स्नेल जो क्रॉल कर रहा है किसी ग्राउंड पर उससे भी ये 100 गुना कम है, दैट इज सो स्मॉल। तो ये हाईवे इतना पैक्ड है, इतना जैम्ड है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी एवरेज जो स्पीड है वो इतनी कम निकल कर आती है जिसको हम रेडी बोलते हैं। अब इतनी कम स्पीड से हमें करंट फिर इतना कैसे मिल जाता है, उसका एक सिंपल सा रीजन है कि अगर हम करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डे। अब आप देखो, E is the charge on the electron, A is the cross sectional area of the wire, V is the drift velocity जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं जो extremely small है, but this I is not small, this is actually enormous। enormous मतलब 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर जिसको हम डिफाइन करते हैं। तो ये उसका रीजन ये है, these are the number of electrons। और किसी ऑर्डिनरी वायर के लिए, कॉपर वायर के लिए इसका नंबर होता है 10⁻28। तो ये इतना बड़ा नंबर अगर हम इसमें सारी वैल्यूज प्लग इन भी कर दें तब भी ये काफी कंसिडरेबल अमाउंट में हमें मिलता है। तो ये जो आई है दैट इज चार्ज फ्लोइंग फॉर यूनिट टाइम, इवन दो दैट इज मूविंग, दिस फ्लो इज मूविंग, जिसकी स्पीड है वो 0.10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड है, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नॉट द सिग्नल। इस बात को आपने समझना है। और फिर अगर हम इस जो गैप है इन दोनों के बीच इसको देखना चाहें, आप देखिए कि जो जे है वो सिग्मा ई होता है, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जे इक्वल टू आई बाई ए और जी एन ई वी डी। So you can see this again, this E is actually, हम वन बाई वन इसको समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में एक तरह से फोर्स या पुश हो गया। ये कंडक्टिविटी होगी कि हाउ इजिली दैट स्नेल्स जो स्नेल की तरह जो मूव करते हुए है वो कितना इजीली पास कर सकता है कंडक्टिविटी, मतलब जिसकी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी दैट मीन्स इट कैन कंडक्ट, दैट वीडी कैन मूव इजीली। एंड जे इज एक्चुअली योर करंट डेंसिटी जिसकी वैल्यू होती है एन ई वीडी। तो ये एक तरह से ब्रिज है इस वीडी के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, और जिसको रिलेट करता है ये कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डिफाइन करती है इन दोनों के ब्रिज को आपस में कनेक्ट करती है, जे को और ई को, जिसको हम इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक तरह से अब हमने इसमें समझा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, बट ड्यू टू द लार्ज एंड एनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट इज नॉट सो स्मॉल एज कंपेयर टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा जो करंट निकल कर आता है फ्लो ऑफ चार्ज है, और वो फ्लो चार्ज जो है उसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। और जहां तक बात सिग्नल की स्पीड की है, मतलब जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और एकदम से हमारा बल्ब ऑन हो जाता है, दैट इज ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक वेव है जिसको एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम जो है वो हमारी वायर है। तो इस तरह से आपने समझना है, हमने ये नहीं सोचना है कि हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो है वायर से ट्रेवल करते हुए बल्ब तक पहुंचेंगे, फिर वहां पर करंट पहुंचेगा। दैट इज एन एब्सर्ड आइडिया।
ये जो है कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरह से इलेक्ट्रॉन की मोशन को डिफाइन करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से पुश है। ये आप समझ लीजिए कि जैसे एक पाइप है और इस पाइप में बहुत सारी बॉल्स हैं और ये बॉल्स जो हैं एक दूसरे के साथ इस तरह पैक्ड हैं। अगर आप एक सिरे पर एक बॉल को यहाँ पर पुश करोगे तो तुरंत एक बॉल यहाँ से निकल कर गिरेगी। तो ये जैसे तुरंत ये इंस्टेंट इफेक्ट है, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंट यहाँ पर सेटअप हो जाता है। So this is how we can understand the various linkages between electric field, the density, VD, its value, all these things. अब मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई भी confusion नहीं रहा होगा. Now let us find out the relation between the velocity and current. This is an important derivation कि हम VD का current I से relation find out करेंगे. इसमें अपने ये डायग्राम इस तरह से बनाना है। कोई कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दिस वे। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस होती है आपकी वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी अगर वेडी है तो टाइम डेल्टा टी होगा और डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी डेल्टा एक्स। तो this is the diagram and I will try the relation. Let us see. तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन टाइम डेल्टा टी। वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और टाइम हमारा डेल्टा टी है। और आप जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है किसी सिलेंड्रिकल सरफेस का या किसी भी थ्री ऑब्जेक्ट का, हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिमेट्रिकल थ्री ऑब्जेक्ट का। दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू डी। A is area of cross section and D is the height or length of the object. So here area is this one and D is this one, distance traveled, VD into delta T. तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई और ये आपका एरिया हो गया। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेंगे एरिया और डिस्टेंस का तो ये हमारा बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। नाउ इफ देयर आर n number of electrons per unit volume, यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम n से मल्टीप्लाई यहाँ पर टोटल वॉल्यूम को करना होगा। फिर अगर हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने हो गए तो टोटल चार्ज कितना होगा, हमें इस क्वांटिटी को ई से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज योर टोटल चार्ज, दिस इज योर टोटल चार्ज। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट क्या होता है, dq upon dt, rate of change of charge with respect to time। ये हम कह सकते हैं I is equal to q upon t। तो चार्ज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं बिकॉज इट इज रेट ऑफ फ्लो चार्ज पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से हमें करंट मिल जाता है। तो ये q की वैल्यू हमने जो अभी फाइंड आउट की है इस स्टेप में यहाँ से पुट कर सकते हैं, टाइम इज c। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया और आपके पास जो करंट की वैल्यू आई है एन ई ए वी डी। So that is very important derivation and that is relation between A and VD. So इसमें कुछ सब केसेस जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, ये सब इसके बाद हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने करंट को डिफाइन कर दिया, रिलेट कर दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो यहाँ पर अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को रख दें जो हमने प्रीवियसली फाइंड आउट की थी, तो ई और ई से मल्टीप्लाई होगा तो ई स्क्वायर बन जाएगा और ये आई की वैल्यू बन जाएगी एन ई स्क्वायर ए टाउ ई अपॉन एम। तो और ये
अगर हमें जे की वैल्यू फाइंड करनी है, जे होता है आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी। तो अगर इसको हम ए से डिवाइड कर देते हैं तो ए कैंसिल हो जाता है, तो ये करंट डेंसिटी हमारी इस तरह से हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ऑन करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, m is the mass. So now we can also find out conductivity. This is also very important कि हम conductivity को कैसे find out कर सकते हैं। देखो, हम जानते हैं कि J is equal to sigma E, तो E तो इतना हो गया, तो जो ये कोफिशिएंट बचा है इसका मतलब दैट इज योर कंडक्टिविटी, बिकॉज कंपेयर कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। दिस इज आल्सो करंट डेंसिटी, दिस इज आल्सो करंट डेंसिटी। नाउ कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी कैन इजीली इन्फर कि जो ये सिग्मा है ये हमारा ये कोफिशिएंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोफिशिएंट यहाँ पर बन रहा है, दिस वन, दिस इज योर सिग्मा। तो यहाँ से हम कंपेयर करके, कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन वी कैन राइट दैट conductivity is given by this formula. Now mobility, what is mobility? क्योंकि जो conductivity है, how it arises, कैसे ये conductivity होती है। conductivity का कारण जो है वो मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, और जो मेटल्स हैं उनके अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी आयोनाइज्ड गैस में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की जगह, और किसी इलेक्ट्रोलाइट में ये दोनों ही हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन हो सकते हैं। तो मोबिलिटी को हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में डिफाइन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सिंपली यू हैव टू डिवाइड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे कि ये जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो म्यू है मोबिलिटी वह आ जाएगी म्यू इक्वल टू E by m into tau. So this is your relation for mobility and relaxation time. And now last part of the question, why Austenin and Magnin are preferred for making standard resistors, primarily because of two physical characteristics. कि हम क्यों, जो हमारे आपने देखा होगा फिजिक्स लैब में जो रेजिस्टर्स होते हैं वो मोस्टली ऑस्टेनन या मैग्नन के बने होते हैं, और जो वायर्स होती हैं रेजिस्टेंस वायर्स वो भी मैग्नन की बनी होती हैं। कि हम इसमें क्यों प्रेफर करते हैं, हम कॉपर या एल्यूमिनियम ऐसे मटेरियल्स को क्यों यूज नहीं करते। उसका कारण है सबसे पहला कि जो ये सिलेक्ट किए हमने ऑस्टेनन मैग्नन, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। मतलब टेम्परेचर की वेरिएशन हो रही है लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। अब आप सपोज कीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट आपने विंटर सीजन में किया और सेम वही एक्सपेरिमेंट आपने समर सीजन में किया। जब टेम्परेचर में वेरिएशन है तो टेम्परेचर की वेरिएशन से आपकी जो रेजिस्टेंस वायर थी, अगर उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो आपका एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, उसमें वेरिएशन आ जाएगी। तो हमें ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना है जो टेम्परेचर की वेरिएशन से अफेक्ट ना हो। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अल्फा की वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसको हमें लो रखना है, एज लो एज पॉसिबल। तो इन दीज मटेरियल्स दिस इज ऑलरेडी वेरी लो, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज इट। तो अल्फा इज वेरी स्मॉल, और जो प्योर मेटल्स होते हैं उनका अल्फा जो है वो हाई होता है, इसलिए इनको वहां पर यूज नहीं किया जाता। जो सेकंड रीजन है इसका वो है इसकी हाई रेजिस्टिविटी। हाई, जैसे हमने कोई वायर को लेना है एज ए रेजिस्टेंस वायर, तो आप देखिए कि जो रेजिस्टिविटी है अगर इसकी लो होगी तो हमें थोड़े से रेजिस्टेंस के लिए बहुत लंबी वायर यहाँ पर लेनी होगी। अगर इसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी तो हम इजीली डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टेंस कम लेंथ में भी बना सकते हैं, क्योंकि जो
रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, आर की वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी इनटू एल बाई ए. सो इन ऑर्डर टू गेट हाई आर फॉर शॉर्ट एल यू नीड हाई रो. रो की वैल्यू हाई होनी चाहिए, तो इसलिए इनको यहां पर यूज किया जाता है. शॉर्ट लेंथ वायर की जरूरत हमें पड़ेगी किसी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए. थर्ड जो इसका रीजन है इन अलॉयज को यूज करने का, जो थर्ड रीजन है वो है इनकी केमिकल स्टेबिलिटी. वो अनरिएक्टिव रहते हैं, वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते रूम टेम्परेचर पर, जिसके कारण जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू स्टेबल रहती है बहुत लंबे समय तक. तो अनरिएक्टिव नेचर और नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण भी इनको सिलेक्ट किया जाता है. तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसको आपने बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्राइव द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ वेटस्टोन ब्रिज. और इसको और कैसे पूछा जा सकता है. ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम शोइंग द बैलेंसिंग of Wheatstone bridge. Use Kirchhoff's rules to obtain the balance condition in terms of resistance of four arms of Wheatstone bridge. तो Wheatstone bridge का क्वेश्चन है जिसमें उसकी बैलेंसिंग पोजीशन पूछी गई है. जो बैलेंस पोजीशन पे एक Wheatstone bridge का क्या रेजिस्टेंस का रेशियो होता है, क्या उनका रिलेशन होता है, उसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. तो इसके लिए आप सबसे सिंपल जो अप्रोच है उसको हमें यूज करना है. हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए आपने फोर रेजिस्टेंसेस को ऐसे कनेक्ट करना है. दिस इज योर रेजिस्टेंस R1, दिस इज R2, मतलब यहां से R1 ऐसे ऊपर R2, देन यहां से फिर इधर R3 और यहां पर R4. तो इन फोर रेजिस्टेंसेस को आप यहां देख सकते हैं. दीज आर इन सीरीज, these two resistances are in series, and combination of this is in parallel. तो ये इस तरह से हमारा सर्किट जो है बन जाता है वेटस्टोन ब्रिज का. और इसके अंदर ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम एक गैल्वेनोमीटर जी का यहाँ पर यूज करते हैं. और ये जो पॉइंट ए एंड सी है इसको हम बैटरी से ऐसे कनेक्ट, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और इसको ऐसे यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं. अब आप देखिए कि जो करंट है वो यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा. यहाँ पर जंक्शन बन गया. इस करंट आई के दो पार्ट्स हो गए. इस करंट यहाँ I1 और इस पार्ट में I2. ये इस रेजिस्टेंस से होता हुआ यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पर फिर जंक्शन बन गया. इसका कुछ पार्ट जो है यहाँ से इधर, जिसे हम IG बोलेंगे, और कुछ पार्ट जो है इस तरफ जिसको हम I4 बोलेंगे. ये I4 फ्लो करता हुआ यहाँ पर पहुंचेगा. यहाँ से फिर ये जंक्शन है, जो इधर से इनकमिंग करंट है वो यहाँ पर फिर से मिलेगा और फिर यहाँ से ऐसे फ्लो करता हुआ सर्किट कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा. यहाँ पे देखिए ये जो करंट आई बना रहा था यहाँ पर फिर जंक्शन बन गया, ऊपर से IG आया और यहाँ पर ये दोनों मिलके I3 की फॉर्म में यहाँ पर ऐसे मिल जाते हैं. और ये आप देख सकते हैं करंट जो है इस तरह से फ्लो करता है. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर. एक पर्टिकुलर रेशो में जब इन दोनों के रेशो जो है आपस में सेम होते हैं तो कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं करता है. मतलब IG की वैल्यू 0 रहती है जब ये ब्रिज बैलेंस्ड हो. तो इसमें आपने यही शो करना है कि ये रेशो जो है इनके, दे आर इक्वल व्हेन द वैल्यू ऑफ IG इज 0. तो इसको प्रूव करने के लिए कि जब रेशो रेशो चाहे आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये रेशो और इन दोनों का रेशो अगर इक्वल हो गया तब भी IG की वैल्यू 0 होगी. या इन दोनों का रेशो
अगर सेम हो गया तो बी आई जी की वैल्यू 0 होगी. लेट अस सी हाउ वी कैन डू. सो इन किरचॉफ्स रूल्स आपने जो स्टडी किया है कि इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट. तो आपने यहाँ पर मेंशन किया था कि ये जो करंट है यहाँ पर I2 आया और ये I4 इधर चला गया. जब आप ये कह रहे हैं कि IG की वैल्यू 0 है तो I2 और I4 सेम होने चाहिए. तो यही चीज हमने यहाँ पर लिख देनी है कि I2 इज इक्वल टू I4 बिकॉज IG इज 0. और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी, क्योंकि ऊपर से करंट कुछ आया ही नहीं, IG की वैल्यू तो 0 है. और जो करंट ये I1 यहाँ तक पहुंचा और इधर गया I3, तो I1 शुड बी इक्वल टू I3 क्योंकि IG की वैल्यू 0 है. इसको भी इक्वेशन की फॉर्म में हमें यहाँ लिख देना है. आप देख सकते हैं. तो यहाँ से हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. नाउ लेट अस अप्लाई द लूप रूल. लूप रूल अगर हम अप्लाई करें, आप सिलेक्ट कर सकते हैं ABDA लूप. ये लूप हमने सिलेक्ट कर लिया. इसमें हमने सम ऑफ IRs जो होता है वो 0 होता है. algebraic sum of product of I into R's for the loop is equal to 0. ये हमारा किरचॉफ का लूप रूल है. तो आप यहाँ से ट्रेस करना शुरू करेंगे सर्किट को. यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ पर देखिए IR की वैल्यू क्या है. करंट आपका I2 है, रेजिस्टेंस आपका R2 है. फिर यहाँ पहुंचे, ये IG है और आपका रेजिस्टेंस G है. यहाँ पहुंचे, करंट आपका I1 है और रेजिस्टेंस R1 है. तो प्रोडक्ट हो जाएगा I1. अब IG इंटू G की वैल्यू 0 होगी क्योंकि IG की वैल्यू 0 है. तो इसलिए ये सर्किट में कोई रोल प्ले नहीं करेगा. बस हमारे पास ये और ये, इन दोनों का अलजेब्रिक सम जो है वो 0 रहेगा. करंट की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं और करंट की रिवर्स डायरेक्शन में, अगर हम देखो करंट इधर आ रहा था और हमने ट्रेस किया सर्किट को इस तरफ, तो ये टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी. मतलब I2 R2 माइनस